आओ बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट पर कुछ प्रॉब्लम बनाए थे, कुछ अप्रोच देखे थे। आज हम लोग डिपेंडेंट इवेंट पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ये देखने के बाद और क्लियर होगा। तो आज हम लोग का क्लास है डिपेंडेंट इवेंट पर। क्लियर है? हम लोग पढ़े थे कंपाउंड इवेंट दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो आज की कहानी है डिपेंडेंट इवेंट पर। क्लियर है? यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डिपेंडेंट इवेंट में एक फॉर्मूला भी पढ़े थे। आज की जो कहानी है वो डिपेंडेंट इवेंट पर है। क्लियर है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट इवेंट की कहानी। क्लियर? सबसे पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट, जैसा कि पीए इज इक्वल टू 0.5, पीबी इज इक्वल टू 0.6, पीए इज इक्वल टू 0.5, पीबी इज इक्वल टू 0.6 एंड पीए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8। तो कह रहा है फाइंड पी ए बाई बी एंड पी बी बाई ए। पी ए बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, और एक तो कह रहा है पी बी बाई ए इज इक्वल टू व्हाट। ये डाटा दिया हुआ है, तुम लोग इसका मान दोनों का निकालना है। सबसे पहले तुम लोग को पता होगा, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या था जरा याद करो। हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए। यही था हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम लोग को किसकी जरूरत है? इंटरसेक्शन की जरूरत है, लेकिन दिया कौन चीज हुआ है? यूनियन। तो पहले हम लोग यूनियन का फॉर्मूला लगा करके इंटरसेक्शन निकाल ले। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग 11th में पढ़े थे एडिशन थ्योरम, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.8, पीए इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5, पीबी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.6 अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहां से हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1, 0.5 प्लस 0.6, 1.1 माइनस 0.8। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। इस प्रकार से 0.3 हम लोग का निकाल गया। 1.1 में से 0.8 हम लोग माइनस करेंगे तो 0.3 हो गया। तो ये इंटरसेक्शन निकल गया। वाओ, नाउ हम लोग को निकालना कौन चीज है? P, पहले हम B बाई ए निकालते, P B बाई ए। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, याद करो। P B बाई ए से यहां से क्या हो जाएगा? P A इंटरसेक्शन B बाई P A। क्लियर है? और इस प्रकार से पी ए इंटरसेक्शन हम लोग निकाल चुके हैं 0.3 बाई पी ए हम लोग का दिया हुआ है 0.5। तो इस प्रकार से 3/5 हमारा आंसर हो गया। पी बी बाई ए, पहले हम बी बाई ए निकाले। अब दूसरा पी ए बाई बी, पी ए बाई बी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पीबी। क्योंकि यहां अगर हम लोग पीबी ले लेंगे तो यहां ए हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। तो यहां पी ए बाई बी पी इंटरसेक्शन, जो नीचे में रहता है वो नीचे में रहता है, ध्यान रखना। और इस प्रकार से पी ए इंटरसेक्शन भी हम लोग निकाल चुके हैं 0.3 और बाई पीबी हम लोग का है 0.6। इस प्रकार से 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो यही दोनों हम लोग को निकालना था। तो क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पहला हिसाब था। ये फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम लिए थे।
क्लियर है? आओ इससे और मजेदार हिसाब इसके अगले हम लोग देख रहे हैं। इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है ए बैग कंटेन्स 19 टिकट्स। एक बैग में 19 टिकट है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19। 1 से 19 तक उस पर नंबर दिया गया है। 19 टिकट है, एक लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3, इस प्रकार से 1 से 19 को नंबर दिया गया है 1900 टिकट पर। ए टिकट इज ड्रॉन, एक तो टिकट उसमें से खींचा जाता है, एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन, और फिर एक दूसरा टिकट भी खींचा जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। आ गया कहानी, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट में, और विदाउट रिप्लेसमेंट होता है डिपेंडेंट इवेंट में। हम लोग चर्चा किए थे। तो करा है विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स विल शो इवन नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से 19 तक टिकट है, उसमें से एक टिकट, क्वेश्चन बढ़िया समझना, हमेशा क्वेश्चन बढ़िया से समझोगे तभी आंसर बढ़िया समझ पाओगे। 1 से 19 तक टिकट है, उसमें से एक टिकट क्या किया जाता है, खींचा जाता है। कौन सा टिकट? इवन नंबर का, यानी सम संख्या का। क्लियर है? और उसके बाद फिर दूसरा टिकट भी फिर खींचा जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहला टिकट को हम लोग पुनः उसमें डालते नहीं है। यानी पहला बार में 19 ऑप्शन है, दूसरा बार में 18 ऑप्शन पर काम करना है, उसी को विदाउट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो बिना रिप्लेस किए हुए दूसरा टिकट खींचते हैं तो दूसरा भी इवन नंबर आवे, यानी दोनों टिकट इवन नंबर आवे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर है? तो आइए पहले हम लोग घटना मान लेते हैं। ए मान लेते हैं एन इवेंट टू ड्रॉ एन इवन नंबर टिकट in first time। क्लियर है? एक घटना हो गया, एन इवेंट टू ड्रॉ एन इवन नंबर टिकट इन फर्स्ट टाइम। क्लियर है? और घटना बी मान लेते हैं, एन इवेंट टू ड्रॉ एन इवन नंबर टिकट, फिर सम संख्या, इवन नंबर टिकट इन सेकेंड टाइम, दूसरा बार में। ठीक है? यही कह रहा है क्वेश्चन, एन इवन नंबर टिकट। तो एक घटना मान लिया फर्स्ट टाइम में इवन नंबर खींचना, और घटना बी मान लिया सेकेंड टाइम में इवन नंबर खींचना। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब आइए, तो क्वेश्चन है, अब हम लोग को निकालना क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बोथ का है इवन आना, यही निकालना है। यानी पहला बार में भी इवन आना एंड दूसरे बार में भी इवन आना, यही हमको निकालना है इंटरसेक्शन। पहले पी ए पी बी निकाले, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो यहां से देखो, पी ए इज इक्वल टू, देन पी ए इज इक्वल टू क्या करा है, एन इवेंट टू ड्रॉ एन इवन नंबर टिकट इन फर्स्ट टाइम, यानी पहला बार में इवन नंबर टिकट खींचना। तो ये बताओ, तो 1 से 19 तक जो टिकट है उसमें इवन नंबर क्या होगा? 1 से 19 तक में इवन नंबर कितना होगा? 9 होगा। 9 दूना 18। देखो ना गण करके, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तक। 1 से 19 तक जो टिकट होगा नंबर, उसमें इवन नंबर तो 9 कौन होगा जी? तो उसी 9 में से एक कोई खींचना है। तो 9C1 ये हमारा घटना हो गया। अब बट सैंपल स्पेस हमारा कितना हो गया? 19C1, क्योंकि 19 को टिकट है, 19 में से कोई आ सकता है। तो इस प्रकार से 9C1 का मान निकालेंगे तो 9, और 19C1 का मान निकालेंगे तो 19, तो 9/19 हो गया। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। दूसरा घटना बी, व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। ध्यान से देखो, क्योंकि ए हो चुका है तब हम लोग बी कर रहे हैं। ए क्या हो चुका है? यानी पहला बार में इवेंट खिंचा चुका है,
तब फिर हम दूसरा बार में फिर इवेंट खींच रहे हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, यानी पहला जो टिकट खींचे हैं इवेंट नंबर उसको पुनः नहीं उसमें डाले हैं, विदाउट रिप्लेस, तब आप काम कर रहे हैं। तो अभी इवेंट नंबर ही खींचना है। बी घटना भी इवेंट नंबर है सेकेंड टाइम में, इसलिए बाई ए लिखे, क्योंकि यह बी घटना ए पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ए हो चुका है तब बी घट रहा है, ए इवेंट नंबर आ चुका है तब बी का काम कर रहे हैं, इसलिए लिखे हैं पी बी बाई ए। और तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे टिकट में इवेंट नंबर कितना बच गया? 8 ठो, क्योंकि 9 में से एगो तो खिंचा चुका है, तो 8 ही इवेंट नंबर होगा, तो 8C1 हो जाएगा। अब बाई सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 18C1, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था। 19C1 इसलिए था क्योंकि हमने इस टिकट था, इसमें से कोई एक खिंचाया है। और यहां तक जिसको हम इवेंट नंबर खींचे हैं पहला बार में, उसको तो विदाउट रिप्लेसमेंट लौटाया तो नहीं है, तो अब हमारे पास 18 टिकट रह गया है, तो उसी 18 में से ना कोई एक टिकट खिंचाएगा, इसलिए 18C1 यहां सैंपल से देखो प्रभाव पड़ गया। और इस प्रकार से हो जाएगा 8C1 का मान 8 हो जाएगा और 18C1 का मान 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पी निकल गया, पी भी तो हमको निकालना क्या है? नाउ बोथ इवन आ गए, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को निकालना है, यानी पहला भी इवन एंड दूसरा भी इवन, बोथ इवन का मतलब यही हुआ। तो हम लोग पढ़े हैं पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी बाई ए के बराबर होता है, यही तो हम लोग पढ़े हैं। और इस प्रकार से पी ए हमारा क्या है? 9/19 इंटू और पी बी बाई ए हमारा है 8/18। क्लियर है? और यहां से 9 दूना 18 और 2 से 2 चौका 8, यानी 4/19 प्रोबेबिलिटी हो गया कि वह दोनों टिकट इवन नंबर होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर अगर यहीं पर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं रहता, मैं पिछले क्लास में चर्चा कर चुका हूं कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं रहता, विथ रिप्लेसमेंट इसी हिसाब में रहता, तो यहां पी बी बाई ए नहीं लिख के सीधे पी बी लिखते, क्योंकि जब रिप्लेस कर दिया तो पहला बार में भी 18 टिकट 19 टिकट है, दूसरा भी 19 टिकट है, तो यहाँ पी बी सीधे लिखते, बी बाई ए नहीं लिखकर सीधे पी बी लिखते अगर विथ रिप्लेसमेंट रहता तो। और यहाँ 8C1 के जगह पर 9C1 ही होता, अब बटे 19C1, यानी यहां भी 9/19 से होता अगर घटना अगर हमारा स्वतंत्र रहता, इंडिपेंडेंट रहता तो। क्लियर है? हमारी बात समझना चाहिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट रहता, ध्यान से सुनना, विदाउट रिप्लेसमेंट है तब ना हम लोग एगो घटा दिए हैं, उन्हें 19 था यहां 18 ही था। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पर विथ रिप्लेसमेंट रहता, क्लियर है कि रिप्लेस कर दिया गया, तो यहां पर 9C1 जो किया है तो यहां पर भी 9C1 हो जाता और यहां भी 19C1, लेकिन जो यहां विदाउट था इसीलिए यहां पर एगो घट गया। क्लियर है? यहां 9 हो गया, अब यहां कितना हो गया? 8 हो गया। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या अंतर है। क्योंकि मैं एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 19 टिकट है, उसमें 9 इवेंट नंबर था, तो 9C1/19C1 पहला बार में, दूसरा बार में 8C1। क्यों? क्योंकि एक टिकट खिंचा गया है, उसको लौटाए नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए यहाँ 8C1/18C1 क्योंकि 18 को बच गया। अगर यहाँ विथ रिप्लेसमेंट रहता, स्वतंत्र घटना अगर रहता, तो यहां भी 9C1/19C1, यहां भी 9/19 से होता, पी ए इंटरसेक्शन भी सीधे पी ए इंटू पी बी हो जाता, बाई ए नहीं रहता, और 9/19 गुने 9/19 तो वही हमारा आंसर मिलता। क्लियर है? तो यही दोनों में अंतर है। एक आध हिसाब और देखो तो और समझ में आएगा क्लियर से। यहां तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए इससे आगे जरा देखते हैं हम लोग। एक अब तीसरा हिसाब जरा करा है। तीसरा हिसाब हम जान से लिया ऐसा कि तुमको खूब यहां समझ में आ गए। ध्यान से देखना, 4 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर वही है आ गया। 4 गो कार्ड एक एक करके खींचा जाता है बिना रिप्लेस किए हुए फ्रॉम ए पैक ऑफ ए कार्ड्स, ताश के गड्डी में से, पैक में से 4 ठो कार्ड खींचा जाता है एक एक करके। जैसे पहला खींचे, क्लियर है? पहला खींचने के बाद उसके बाद
उसको लौटाए नहीं, विदाउट रिप्लेस किए हुए फिर दूसरा खींचे, यानी पहला वाले में 52 ऑप्शन रहा होगा, दूसरा में 51 हो जाएगा, फिर उसको विदाउट रिप्लेसमेंट किए हुए तीसरा खींचे, उसमें 50 हो जाएगा, फिर उसको विदाउट रिप्लेसमेंट किए हुए चौथा खींचे तो उसमें 49 हो जाएगा। यानी 4 ठो पत्ती बारी बारी से खींचा जाता है और विदाउट रिप्लेसमेंट किए हुए, यानी 4 घटना है यहां पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 आर एक्काज? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह चारों पत्ती एक्का निकलेगा, चारों पत्ती। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ताश की एक गड्डी में से 4 पत्ता खींचे जाते हैं बारी बारी से, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट किए हुए। जिसको खींच लेते हैं उसको पुनः उसमें क्या करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं, डालते नहीं है, तो वह चारों एक्का होगा। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है निकालिए, यही क्वेश्चन का रहता है। आइए यहां पर हम लोग को 4 घटना मानना पड़ेगा। पहले लेट ए मान लेते हैं an event to draw an ekka card, in first time, घटना बी मान लिए एक्का कार्ड, याद रखना। घटना बी मान लिए an event to draw an ekka card इन सेकेंड टाइम, और घटना सी मान लिए एन इवेंट टू ड्रॉ एन एक्का कार्ड इन थर्ड टाइम। क्लियर है? और घटना डी मान लिए एन इवेंट टू ड्रॉ एन एक्का कार्ड इन फोर्थ टाइम। यानी घटना ए हो गया पहला बार में एक्का खींचना, घटना बी हो गया दूसरा बार में एक्का खींचना, घटना सी हो गया तीसरा बार में एक्का खींचना, और घटना डी हो गया चौथा बार में एक्का खींचना। क्लियर है? अब आइए प्रोबेबिलिटी निकालो। चारों एक्का चाहिए हम लोग को, निकालना कुछ नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, और तुम जानते हो कि इंटरसेक्शन गुना में बदल जाता है, यही निकालना हम लोग को है। पहले प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले, देन तब पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एन इवेंट टू ड्रॉ एन एक्का कार्ड इन फर्स्ट टाइम, पहला बार में एक्का खींचना। तो ये बताओ ताश के गड्डी में कितने एक्का होते हैं? 4। उसी 4 में से कोई एक आएगा तो 4C1, अब बटे सैंपल स्पेस हो जाएगा 52C1, क्योंकि 52 पत्ती होते हैं। तो इस प्रकार से हो गया 4C1 का 4, 52C1 का मान 52, यानी 4/52 1/13 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब आओ, अब दूसरा घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज, दूसरा घटना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब क्या हुआ कि पहला पत्ती खींचे विदाउट रिप्लेसमेंट के, अब दूसरा खींच रहे हैं, तो हमारे ताश के गड्डी में 52 से कितना पत्ती हो गया? 51 ठो, और एक्का क्या रह गया? 3 ठो, क्योंकि एक एक्का तो खींचा गया है। 51 पत्ती में एक्का 3 रह गया, तो फिर हमको एक खींचना है, तो 3C1 बाई 51C1, नंबर ऑफ घटना बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो हो जाएगा 3 अब बटे 51, यानी हो जाएगा 17, 1/17। क्लियर है? 51। अब आओ, अब तीसरा घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यहां ए एंड बी लिखे हैं, इंटू करके लिख दिए हैं, यानी ये दर्शा रहा है कि ए और बी पहले घट चुका है, तब हम लोग सी काम कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि हमारे ताश से गड्डी से 2 ठो एक्का खिंचा चुका है, विदाउट रिप्लेसमेंट सब हो रहा है काम, बिना रिप्लेस किए हुए, तो हमारे ताश गड्डी में 50 गो पत्ती न रहेगा, एक्का क्या गो रहेगा? 2 गो, क्योंकि 2 एक्का तो खिंचा चुका है, तो उसी 2 में से कोई एक आएगा, तो 2C1 बाई 50C1, और इस प्रकार से 2/50, यानी हो गया 1/25। क्लियर है? अब आओ चौथा घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए बी एंड सी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इंटू करके लिखते हैं। ये दर्शा रहा है कि डी घटना घट रहा है, उससे पहले ए बी और सी घट चुका है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट फिर कह रहा है। तो अब हमारे ताश से गड्डी में कितना पत्ता बचा? हमारे ताश से गड्डी में 49 पत्ता हो गया, उसमें भी एक्का एक रह गया, क्योंकि 3 एक्का तो खिंचा चुका है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला हिसाब है। क्लियर है? इस प्रकार से एक्का एक ही रह गया, तो 1C1 अब बाई 49C1, और इस प्रकार से हो गया 1/49 इसका मान। क्लियर है?
अब आओ कहता है चारों बार में 91, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हम लोग को निकालना है। तो इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन में इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/13 इंटू 1/17 इंटू 1/25 इंटू 1/49। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो गया। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया? हम जान से यही हिसाब लिए हैं तुमको समझाने के लिए। जनरली हम लोग को 2 ही घटना रहता है, लेकिन मैं 4 घटना इसलिए लिया हूं कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। देखो भाई, ये हमारा डिपेंडेंट इवेंट पर विदाउट रिप्लेसमेंट पर हिसाब था। इसी में अगर रहता विथ रिप्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट का हिसाब रहता विथ रिप्लेसमेंट, तो यहाँ ए बी सी डी ऐसे ही घटना मानते हैं। और यहाँ पी ए हो जाता 4C1 52C1, तो 4/1 1/13। और यहाँ पी बी बाई ए लिखने की कोई जरूरत नहीं था, तो सीधे पी बी लिखते, क्योंकि जिसको खींचे हैं उस पत्ती को पुनः क्या किए हैं, डाल दिए हैं। विथ रिप्लेसमेंट अगर आता तब इंडिपेंडेंट इवेंट पर तो यहाँ बाई ए बाई भाई लिखने की कोई जरूरत नहीं था, सीधे पीबी लेते। और यहाँ भी वही लिखते 4C1 बटे 52C1 यानी 4/1 तो 1/13 हो जाता है। यहाँ भी हम सीधे पीसी लिखते और यहाँ भी हो जाता 4C1 बटे 52C1, तो यहाँ भी 4/1 तो 1/13। और यहाँ सीधे पीडी लिखते और यहाँ 4C1 बटे 52C1, तो यहाँ भी 1/13, यानी ये चारों 1/13 होता। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी 1/13 गुने 1/13 गुने 1/13 गुने 1/13 हमारा आंसर निकल जाता है। क्लियर है? कब? जब घटना रहता विथ रिप्लेसमेंट। तो समझ में आया? विदाउट रिप्लेसमेंट है तब यहाँ 52 हुआ, यहाँ 51 हो गया, यहाँ 50, यहाँ 49। अब विथ रिप्लेसमेंट रहता तो सब में यही खेला रहता 4C1 और बटे 52C1। तो अब इस 4 घटना से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या अंतर होता है। मेनली क्योंकि जब ये विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो सैंपल स्पेस प्रभावित हो जाता है। क्लियर है? इसको ध्यान में रखना। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक आध एग्जाम्पल और देखो तो और समझ में आएगा बढ़िया से। एक हिसाब है चौथा, देखो ध्यान से। इन ए क्लास 50% स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स। एक क्लास में 50% विद्यार्थी मैथमेटिक्स पढ़ता है। हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, एम से मैथमेटिक्स को इंडिकेट कर दिया है। क्लियर है? समझना इस बात को। 50% मैथमेटिक्स पढ़ता है स्टूडेंट, तो परसेंट में सैंपल स्पेस 100 को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 50/100 यानी हो गया 1/2। क्लियर है? इसके बाद कर रहा है 30% रीड बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है सो 30% पढ़ता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी को हम बी से इंडिकेट कर दिए हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। तो 30% तो 30/100 तो हो जाएगा 3/10। परसेंट में सैंपल स्पेस 100 को कहते हैं। एंड 10 रीड परसेंट बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। और 10 को जो है सो मैथ एंड बायोलॉजी दोनों पढ़ता है, यानी इंटरसेक्शन। एंड माने इंटरसेक्शन होता है, बताए हुए हैं। जब भी एंड रहे तो इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ इंटरसेक्शन बायोलॉजी 10/100 यानी हो गया 1/10। मैथ एंड बायोलॉजी कह रहा है। बायोलॉजी। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन दैट ही रीड्स बायोलॉजी। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स व्हेन बायोलॉजी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा बताइए? यही इसका कहना हुआ। हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब यह पता है पहले से कि वह बायोलॉजी पढ़ता है, इट इज नोन बायोलॉजी। यह पहले से पता है कि वह क्या पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है। क्लियर है? मैथमेटिक्स पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब यह पहले से पता है कि वह बायोलॉजी पढ़ता है। क्लियर है? तो P/M/B हम लोग को निकालना है। डाटा सब दिया ही हुआ है कि फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हिसाब था, तुम जानते हैं। क्या हो जाएगा? P/M/B इज इक्वल टू हो जाएगा P/M इंटरसेक्शन B अब बाई PB। क्लियर है? हम लोग पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला याद करो। PA इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA इंटू PB/A।
तो यहां से पी बी बाई ए इधर निकालेंगे तो पी इंटरसेक्शन बी बाई पी ए नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे, तो जो नीचे में रहता है वही नीचे में आ जाता है। तो यहाँ भी बी नीचे में था इसलिए बी नीचे में, इसी फॉर्मूला का यूज किए हैं। ए बी की जगह पर यहाँ एम बी है। क्लियर है। और इस प्रकार से पी एम इंटरसेक्शन बी हम लोग को दिया हुआ है 1/10। क्लियर है। और पी बी हम लोग का दिया हुआ है 3/10। और इस प्रकार से हो जाएगा 1/3। हमारा प्रोबेबिलिटी निकल गया। क्लियर है। यहाँ पर पीएम की कोई यूज नहीं था, वैसे ही एक्सेस डाटा था, इसलिए हिसाब को हमने लिया है। कभी कभी कोई डाटा वैसे ही दिया रहता है। क्लियर है। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब पांचवा हम लोग देखते हैं, पांचवा प्रॉब्लम। पांचवा है, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ये वो बैग है, उसमें 4 रेड है और 3 ब्लैक बॉल्स है। 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल। ए सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। दूसरा जो है उसमें 2 ठो रेड है और 4 जो है सो ब्लैक बॉल है। 2 ठो बैग है, पहला बैग में 4 रेड 3 ब्लैक और दूसरा में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा हिसाब है, इंटरेस्टिंग हिसाब है। एक बैग अकस्मात चुना जाता है। देखो 2 ठो बैग है, एक बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है, दूसरे में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। पहले एगो बैग चुना जाता है, दूसरे 2 बैग रखा रहेगा तो पहले एगो बैग चुना जाता है। ए बैग सिलेक्टेड एट रैंडम। क्लियर है। 1 bag is selected at random. From the selected bag, 1 ball is drawn. और तब कहता है चुने हुए बैग से एक गेंद निकाला जाता है। पहले बैग चुना जाता है और तब चुनलका बैग में से एगो गेंद निकाला जाता है। क्लियर है। From the selected bag, 1 ball is drawn at random. Selected bag, 1 ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो गेंद हम निकाले हैं वो रेड निकला है। यानी दूसरा घटना पहला पर डिपेंड कर रहा है। पहले बैग चुनना है और फिर चुने हुए बैग से गेंद निकालना है और वह गेंद कैसा निकालना है, लाल। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये बताओ, यहां पर पहले हम मान लेते हैं लेट E1 मान लेते हैं एन इवेंट टू सेलेक्ट फर्स्ट बैग। एन इवेंट टू सेलेक्ट फर्स्ट बैग। घटना E1 मान ली और घटना E2 हम मान लेते हैं एन इवेंट टू सेलेक्ट सेकेंड बैग। क्योंकि देखो ये हिसाब 2 केस में बनेगा। पहले बैग चुनना है और तब उसमें से लाल निकालना है। तो बैग या तो पहला भी चुना सकता है या तो दूसरा भी चुना सकता है। तो घटना E1 मान लिया एन इवेंट टू सिलेक्ट फर्स्ट बैग, पहला बैग चुनना, और घटना E2 मान लिए एन इवेंट टू सिलेक्ट सेकेंड बैग, दूसरा बैग चुनना। क्लियर है। और घटना E मान लेते हैं एन इवेंट टू ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम सेलेक्टेड बैग। क्लियर हो गया तुम लोगों को। घटना E मान लिए एन इवेंट टू ड्रॉ ए रेड बॉल फ्रॉम सिलेक्टेड बैग, यानी चुने हुए बैग से लाल गेंद निकालना, यानी जो बैग चुनाएगा उसमें से लाल गेंद निकालना। तो आइए देन PE1 हम लोग निकाले। पहले एन इवेंट टू सिलेक्ट फर्स्ट बैग, पहला बैग चुना, तो बैग 2 गो है तो पहला बैग चुने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। अगर बैग 3 गो रहता तो पहला बैग चुने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता, 1/3, दूसरा भी 1/3, तीसरा भी 1/3। अगर 10 गो बैग रहता तो पहला बैग चुने का प्रोबेबिलिटी कितना होता, 1/10, दूसरा भी 1/10। इस प्रकार से क्लियर हो गया होगा। तो पहला बैग चुनने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E when E1 has already occurred। क्लियर है। यानी पहला बैग अब चुना गया है तब उसमें से अब लाल गेंद निकालना है। वही घटना E लिए है।
ई कब होता है? जब इवन हो चुका है, यानी ई इवन पर डिपेंड कर रहा है। पहले बैग चुन लिए तब ना उसमें से लाल निकालेंगे, तो चुने हुए बैग सब लाल निकालने जा रहे हैं। तो यही बैग चुनाया है, जिसमें लाल गेंद कितना है? 4 ठो, तो 4C1। अब बाई सैंपल इसको हो जाएगा 4 3 7, तो 7C1, यानी हो जाएगा 4/7। क्लियर है? इस प्रकार से हो गया P(E1) इंटरसेक्शन E इजिकल टू, फिर वही हो जाएगा P(E1) इंटरसेक्शन E इजिकल टू। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों का गुणनफल हो जाएगा, वही जैसे A B P इंटरसेक्शन B, P(E1) गुने PE इंटरसेक्शन। इस प्रकार से डायरेक्ट लिख देता हूं 1/2 इंटू 4/7, इतना गुने इतना। इस प्रकार से 2 दूना 4, इस प्रकार से 2/7 हो गया। ये क्या प्रोडक्ट निकला? पहला बैग चुन के लाल गेंद निकालना, पहला बैग चुन के रेड गेंद निकालना, ये हो गया। ऐसी पर किसी प्रकार से दूसरा बैग चुन के भी तो रेड गेंद निकाल सकते हैं, इसलिए दूसरा केस वही हिसाब बना रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी दूसरा बैग चुनना, तो दूसरा बैग चुनने का ही प्रोबेबिलिटी वही होगा 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी दूसरा बैग चुना गया है, तब अब चुने हुए बैग से लाल गेंद निकालना, क्योंकि घटना E है रेड गेंद निकालने का। तो दूसरा बैग में लाल कितना है? 2 ठो रेड है, तो 2C1। अब बाई सैंपल से 2 4 6, तो 6C1, क्योंकि 6 में से कोई खिंचा सकता है। इस प्रकार से हो गया 2/6। इस प्रकार से हो गया P(E2) इंटरसेक्शन E, P(E2) इंटरसेक्शन E इजिकल टू हो जाएगा इस दोनों का गुणनफल। यही P इंटरसेक्शन B वाला फॉर्मूला पर, जहां E1 के जगह पर A है और E के जगह पर B है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 इंटू 2/6, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/6। क्लियर है? तो हो गया पहला बैग चुन के लाल गेंद निकालना, एक केस में साफ बना, और यह हो गया दूसरा बैग चुन के रेड गेंद निकालना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा अभिष्ट प्रायिकता, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इजिकल टू 2/7 अब प्लस 1/6, 2/7 अब प्लस 1/6। इस प्रकार से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 42 हो जाएगा। इसका एलसीएम 7 से 6 दूना 12 और 7 से 42 तो 7, तो 12 + 7, तो 19/42 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि बैग चुन के लाल गेंद निकालना। क्लियर है? या पहला बैग चुन के लाल गेंद निकला था, या दूसरा बैग चुन के लाल गेंद निकला था, और ये दोनों केस को हम जोड़ दिए, यही हमारी अभिष्ट प्रायिकता होगी। तो क्या क्लियर हो गया? इसमें क्या था? बैग चुन के और तब लाल गेंद निकालना। तो तुम लोग का डिपेंडेंट इवेंट एकदम क्लियर हो चुका है। आओ एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं, सुंदर प्रॉब्लम सब, इसको हम मिटा देते हैं। और एक छठा प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। छठा प्रॉब्लम कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक ठो बक्सा में 3 ठो रेड है और 5 ठो ब्लू गेंद है, 3 रेड और 5 ब्लू। एक बक्सा है जिसमें 3 रेड है और 5 ब्लू कलर का गेंद है, 3 रेड और 5 ब्लू। ए बॉक्स कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स। 2 balls are drawn one at a time at random without replacement। फिर वही कर रहा है, 2 ठो गेंद खींचा जाता है एक एक करके बिना रिप्लेस किए। वो खींचते हैं तो पुनः उसको बैग में नहीं डालते हैं, तब फिर दूसरा खींचते हैं, इसी को विदाउट रिप्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू बॉल। तो कहता है एक ठो रेड और एक ठो ब्लू गेंद आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। यही क्वेश्चन कर रहा है, एक रेड और एक ब्लू वाले। क्लियर है? तो यहां भी हिसाब 2 केस में बनेंगे, क्योंकि पहला सीधे एक रेड और एक ब्लू कह रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है पहला बार में रेड आएगा, दूसरा बार में ब्लू आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार में ब्लू आएगा और दूसरा बार में रेड आएगा। ये भी तो हो सकता है, उसमें भी एक ब्लू एक रेड बन रहा है।
इसलिए हिसाब दो केस से बनेगा, दोनों केस से बनाकर तब उसके आंसर को जोड़ेंगे। क्लियर है? तो यहां भी वही, here two case arises, two case arises. Case first, when पहले रेड ले लेते हैं, when a red ball draw first time and a blue ball draw second time। लोग समझ में आ गया होगा। पहला केस है कि रेड बॉल पहले बार में निकालना और ब्लू बॉल दूसरे बार में निकालना। पहला बार में रेड और दूसरे बार में ब्लू बॉल निकालना। तो आइए प्रोबेबिलिटी इन दिस केस क्या हो जाएगा बताओ। इस केस से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पहला बार में रेड निकालना। तो पहला बार में हमारे पास बैग एक ही है, तो पहला बार में रेड कितना है 3, तो 3C1, इसी 3 में से कोई एक निकलेगा तो रेड निकलेगा, और सैंपल्स हो जाएगा 3 और 5 तो 8C1 हो गया। ठीक है, पहला बार रेड निकालना एंड यानी इनटू, फिर इंटरसेक्शन तो गुने में बदलेगा। ब्लू बॉल ड्रॉ व्हेन ए रेड बॉल ड्रॉ फर्स्ट टाइम एंड ए ब्लू बॉल ड्रॉ सेकेंड टाइम। अब आओ, तो पहला बार में हम लोग कौन सा गेम निकाले हैं, रेड बॉल, तो 3C1 बाई 8C1। अब दूसरा बार हम लोग कौन सा गेम निकालना है, ब्लू निकालना है। तो हमारे बैग की हालत क्या हो गई, अब हमारे बैग की हालत हो गई कि हमारे बैग में से एक रेड निकल गया, तो अब 2 ही रेड बचा। हाँ, ब्लू 5 का 5 है, तो 5 2 7 ही गेंद हमारे बैग में है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट ये काम हो चुका है, ये गेंद रेड निकल चुका है। और तो दूसरा हमको ब्लू निकालना, तो ब्लू तो 5 वही है, तो 5C1 अब बाई 5 अब प्लस 2, तो यहां 7C1 हो जाएगा। 7C1 क्या हो गया तुम लोग समझ चुका होगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था, क्योंकि रेड निकल गया तो इसमें 2 ही रेड बच गया है, तो 5 2 7 में से कोई एक खिंचाएगा सैंपल स्पेस। अब चूंकि ब्लू निकालना है, इसलिए 5C1 लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट था। अगर विथ रिप्लेसमेंट रहता तो यहां भी 8C1 हो जाता। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका मान निकालेंगे 3C1 का, तो 3 हो जाएगा, 3/8 इंटू 5/7 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हो जाएगा 15/56। क्लियर है? तो ये हो गया पहला केस में। अब केस 2 हो जाएगा जस्ट इसी तरीका से कि when a ब्लू बॉल, पहले अब ब्लू बॉल ड्रॉ फर्स्ट टाइम एंड ए रेड बॉल ड्रॉ सेकेंड टाइम। जस्ट उसका उल्टा कर दिए, फर्स्ट टाइम में ब्लू बॉल निकालना और सेकेंड टाइम में क्या करना, रेड बॉल निकालना एक। तो प्रोबेबिलिटी इन दिस केस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इन दिस केस क्या हो जाएगा, पहला बार में ब्लू निकालना, तो ब्लू क्या है 5 है, तो 5C1 अब बाई 5 और 3 8 में से कोई है, तो 8C1 इनटू दूसरा में रेड निकालना, तो रेड कितना है 3 है, तो 3C1। क्लियर है? अब बाई ब्लू तो वो निकल चुका है, तो 4 ही ब्लू बच गया, तो 4 और 3 7, तो 7C1। यहां भी वही बात, तो 5/8 इंटू 3/7, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/7 7। इस प्रकार से 15/56 हो गया। क्लियर है? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हेंस ये 2 केस का हिसाब था, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू 15/56 प्लस 15/56, कितना हो जाएगा 30/56। इस प्रकार से हो जाएगा 15/28। प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर हो गया, 15/28 हो गया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? यानी इस हिसाब में एक रेड और एक ब्लू था, तो ये क्लियर नहीं था कि रेड पहले कि ब्लू पहले। इस हिसाब में यही खासियत था, इसलिए इस हिसाब को हमने 2 केस में बनाया है। एक बार पहले क्या खींचे हैं, फर्स्ट टाइम रेड खींचे हैं और सेकेंड टाइम ब्लू लेकर काम किए हैं। और इसमें क्या किया, फर्स्ट टाइम ब्लू बॉल निकाले हैं और सेकेंड टाइम क्या किए हैं, रेड निकाले हैं। क्योंकि यहां क्लियर नहीं करा था कि पहला बार में रेड की, दूसरा बार में रेड।
इसलिए एक रेड और एक ब्लू कलर था, इसलिए दो केस में हिसाब हमने बनाया है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए तो इससे आगे बढ़े, एक और हिसाब देखते हैं हम लोग। एक और 7वां हिसाब एन अर्न, एक अर्न में, अर्न मतलब बैग समझो, एक अर्न कंटेन्स 2 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बीड्स। एक बैग में, एक अर्न में 2 ठो ब्लैक और 3 ठो व्हाइट बीड्स है। बीड्स माने मोती होता है। यानी एक अर्न है जिसमें क्या है, 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक है, 2 ब्लैक और 3 व्हाइट बीड्स है। बीड्स मतलब मोती। ए बीड इज ड्रॉन एट रैंडम, एगो बीड इसमें से अकस्मात निकाला जाता है। एंड ए सेकेंड बीड इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर दूसरा बीड भी इसमें से निकाला जाता है फ्रॉम दोज लेफ्ट। यानी पहला जो निकालते हैं उसको उसमें फिर क्या करते हैं, डालते नहीं है, और तब फिर दूसरा निकालते हैं उसको छोड़ करके। क्लियर है? यानी विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है यहां भी। पहला बीड निकाले, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उस बीड को उसमें डालते नहीं और तब दूसरा बीड निकालते हैं। ए बीड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड ए सेकेंड बीड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दोज लेफ्ट, उसको छोड़कर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट, तो दोनों व्हाइट हो जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है निकाल। यानी पहला बार में भी व्हाइट एंड दूसरा बार भी व्हाइट। ये भी डिपेंडेंट इवेंट का है, विदाउट रिप्लेसमेंट का रहा है। तो यहां पे देखो, लेट पहले घटना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, एन इवेंट टू सेलेक्ट या टू ड्रॉ ए व्हाइट बीड इन फर्स्ट टाइम, पहला बार में व्हाइट बीड निकालना, बोथ आर व्हाइट। हाँ, तो एन इवेंट टू ड्रॉ ए व्हाइट बीड इन फर्स्ट टाइम, और घटना बी मान लेते हैं, एन इवेंट टू ड्रॉ ए व्हाइट बीड इन सेकेंड टाइम। पहला बार में व्हाइट बीड निकालना, घटना ए मान लिए, और दूसरा बार में व्हाइट बीड निकालना, घटना बी मान लिए। क्लियर है? अब आइए, हम लोग को निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों व्हाइट आ गए, पहला भी व्हाइट एंड दूसरा भी व्हाइट। तो आओ पहले देन हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले। पी ए इज इक्वल टू, पहला बार में व्हाइट निकालना, तो व्हाइट कितना है, 3 ठो है, तो 3C1 बाई 3 2 5 5C1, इस प्रकार से हो गया 3/5 हो गया। यानी पहला बार में व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी हो गया 3/5। अब आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट करा, इसलिए इसे देता हूं। यानी एक घटना हो चुका है, यानी एगो व्हाइट बीड निकल गया हुआ है, तब फिर अब व्हाइट निकालना है। तो हमारे इस अर्न में 3 2 5 बीट के जगह पर कितने बीट रह गए, 4 बीट, क्योंकि एक व्हाइट निकल चुका है, तो 2 ही व्हाइट है और 2 ब्लैक है, 2 2 4। क्लियर है? और हमको निकालना क्या है, बी, दूसरा बार भी व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट तब 2 रह गया है, तो 2C1 बाई 2 और 2 4C1। क्लियर है? और इस प्रकार से इसका हो जाएगा 2/4। समझ में आया? पहला बार में व्हाइट निकालना, और ये हो गया दूसरा बार में व्हाइट निकालना, 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। या दूसरा बार में व्हाइट निकालना, तो कहता है दोनों व्हाइट आ गए। तो नाउ हम लोग को निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी बाई ए, इसके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो पी ए हमारा है 3/5 इंटू पी बी बाई ए हमारा 1/2, यानी हो गया 3/10 प्रोबेबिलिटी हो गया कि दोनों बार हम लोग का व्हाइट बीड आएगा। क्लियर है? यहां तक समझने कोई दिक्कत? इसी में अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं रहता, विथ रिप्लेसमेंट रहता, तो ए ऐसे ही मानते घटना, बी भी ऐसे ही मानते। यहाँ पी आ जाता 3C1 बाई 5C1, तो 3/5, और यहां हम लोग पी बी बाई ए नहीं लिखते, सीधे पी बी लिखते, क्योंकि जिसको निकाले थे पुनः डाल देते। यहां भी
उस अर्न में फिर 5 के 5 बीट रहता, तो यहां भी व्हाइट निकाल रहा था तो 2C1 नहीं होकर यहाँ फिर 3C1 बटे 5C1, तो यहाँ भी 3/5 होता और यहाँ भी दोनों का गुणनफल तो 9/25 हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है? ये अगर रहता कब, जब विथ रिप्लेसमेंट रहता तब हम लोग काम करते इंडिपेंडेंट इवेंट में। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या फर्क है। क्लियर है? तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेंगे जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों से आधारित होंगे, तो और तुम लोगों को क्लियर होगा। क्लियर है? अब एक आध क्लास में प्रॉब्लम चलेगा, इससे क्या होगा, तुमको सारे टाइप के प्रॉब्लम को हम क्लियर कर देंगे। क्लियर? तुम सिर्फ बढ़िया से हर एक हिसाब को देखते रहो, समझ में? हर एक हिसाब को देखकर बढ़िया से समझो। जब तक क्लियर नहीं है तब तक देखते रहो, तो तुमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। मैं तुमको वर्ड देता हूं, क्योंकि हर टाइप की चर्चा मैं खुद करूंगा। तुम मत ये सोचना कि ये टाइप, हर एक 100% मैं काम करूंगा, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। तो अभी तक तो हम लोग 2 पर काम किए हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। नेक्स्ट में दोनों पर मिक्स पर काम करेंगे, तब फिर उसके बाद फिर अगला टाइप पर काम करेंगे। इस प्रकार सब लोग का काम होता रहेगा। तो आज की कहानी हुआ इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।